ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड के हत्यारा कौन है और आज 9 साल उसका पूरा हो गया है मगर हत्यारे का पता नहीं है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है कि यह अब नहीं रुकेगा और जो शिकायतकर्ता थे उन्हें 1 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और आज डॉक्टर द्वारा ब्लैक डे मनाया जा रहा है। बाबा रामदेव के विरोध में उनके कुछ बयान ऐसे थे डॉक्टरों के खिलाफ, और वो जो कोरोना में महामारी के दौरान डॉक्टरों की जाने जाती है, उसमें बाबा रामदेव ने कई बयान ऐसे दिए हैं कि डॉक्टरों को आहत करने वाले हैं, यह आईएमए का कहना है। और अभी देख रहे होंगे आप झकास भारत, और औपचारिकता के लिए मैं बता देता हूं कि मेरा नाम रविकांत है। आप अगर झकास भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज पे होंगे तो लाइक कर लीजिएगा। मैं एक खबरें लाऊंगा, इसमें देश और भारत भर की 3 ऐसी खबरें लाऊंगा जो कि मैं इसमें कहूँगा, उस पर विस्तार से सुनाऊंगा कि क्या है और उसमें क्या हो रहा है और उस दिन क्या हो रहा है। एक प्लेलिस्ट है बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति पर चर्चाओं पर, और एक यह प्लेलिस्ट है कि देश में जो प्रमुख खबरें हैं वह दैनिक रूप से सुनाऊंगा और बताऊंगा 3 प्रमुख खबरें कि क्या है, क्या नहीं है और क्या होना चाहिए। इससे पहले बता दें कि आज एक पप्पू यादव की रिहाई नहीं हुई है। हमने पिछले वीडियो में पप्पू यादव की रिहाई की बात किए थे, मगर वह अदालत द्वारा आज टाल दी गई है। वह खबर हमारे पास जैसे आया, हमने वीडियो पे तुरंत उसे ज़्यादा जांच पड़ताल किए या ज़्यादा इंतज़ार किए हुए नहीं चला दिए थे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और मैं अभी बात कर रहा था सेंट्रल विस्टा पर। सेंट्रल विस्टा यानी कि नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, नए संसद भवन जो बन रहा है, उसको लेकर जो रोक लगाई गई थी, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दी गई और उसे रोकने का प्रयास किया गया। विपक्षियों के द्वारा यह कहा जाता है कि टूल किट बनाकर नए संसद भवन के विरुद्ध में षड्यंत्र किया जा रहा है। हरदीप पुरी जो भारत सरकार में मंत्री हैं, उनका कहना था। उसके बाद कई जो याचिकाकर्ता थे उन पर तो 1 लाख का जुर्माना हाईकोर्ट ने लगाया ही, और यह कहा कि इसे नहीं रोका जा सकता है। साथ में यह भी बातें कही गई कि नए संसद भवन की ज़रूरत राजीव गांधी के समय से थी, मगर इसे बनने में कि इस प्रक्रिया में आने के बाद 2011-12 में ये बातें तय हो पाई संसद के द्वारा कि नया संसद भवन बनेगा। उसमें मीरा कुमार थी लोकसभा के अध्यक्ष, तो वहाँ से यह बातें निकल कर आई और इस पर मुहर लगी। उसके बाद मोदी जी की सरकार आ जाती है, यानी एनडीए बीजेपी की सरकार आ जाती है। उसके बाद फिर संसद भवन पर, नए संसद भवन के बनाने पर जोर दिया जाता है, और यह भी कहा जाता है कि दिल्ली में कई ऐसे केंद्रीय कार्यालय हैं जो प्राइवेट रूप से चल रहे हैं, प्राइवेट घरों में चल रहे हैं, जिसका खर्च हजारों करोड़ों से ज़्यादा आता है। प्रत्येक वर्ष रेंट दिया जा चुका है हजारों करोड़ रुपया। तो अब यह समझे जाने वाली बात है, और एक तरह से देखी जाने वाली बात यह है कि नए संसद भवन अगर बनकर तैयार होंगे तो कहा यह जा रहा है कि पुराने संसद भवन में कई कार्यालय को शिफ्ट कर दिया जाएगा। एक बात यह भी कही जा रही है कि पुराना संसद भवन 100 साल पहले बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वह उस समय की वास्तु हकीकत और उस समय की स्थितियों को देखकर बनाया गया था। इसीलिए यह संसद भवन 40 साल पहले ही इसकी ज़रूरत महसूस हुई थी, मगर यह बन रहा है। इसकी लागत काफ़ी कम है, 1300 करोड़ रुपया इसके बनने में लगेंगे। अगर कोई कहना है वर्तमान सरकार का कि अगर कोई और बनाता, यानी कि कांग्रेस के रीजन में होता, तो यह और भी हजारों करोड़ रुपये बढ़ाए जाते। यह भी बातें आ रही है कि 13,000 करोड़ रुपया इसमें लग रहा है, 10,000 करोड़ से ज़्यादा, जो बातें बिल्कुल गलत है। ये बातें को खंडन किया गया है, और ये बातें सामने आई है कि इसमें 1300 करोड़ रुपया के पास खर्च बैठेगा। उसमें 450 करोड़ रुपया नए संसद भवन और 777 करोड़ के पास उसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का, कुल मिलाकर 1300 करोड़ में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरी नई संसद भवन बनकर तैयार होगी। और यह भी कहा गया कि 75वीं वर्षगांठ पर इसे देश में एक तोहफा के तौर पर इसे देखा जाएगा कि 75वीं वर्षगांठ पर देश में नए संसद भवन का अनावरण शुरुआत होगा। इसे रोकने वाले को हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी है। तो यह खबर आज पूरा चल रहा है, कल ही यह हुआ था। और एक बातें और है कि बाबा रामदेव और डॉक्टरों की
कहा सुनी थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा रामदेव ने कुछ बयान ऐसे दिए थे, कहा था कि जो एलोपैथी डॉक्टर हैं वह कोरोना महामारी के दौरान जो जिनका निधन हो गया था उन पर मजाक और मखौल बनाने का आरोप है आईएमए के डॉक्टर का और भी कई डॉक्टरों का। कई डॉक्टर ऐसे हैं जो बाबा रामदेव के विरोध करते करते योग और आयुर्वेद का भी विरोध कर दे रहे हैं। यह बातें भी देखी जानी और समझे जाने वाली बातें हैं। बाबा भी कई बार आवेग में आकर कुछ ऐसी बातें बाबा रामदेव ने कही है जो डॉक्टरों को आहत कर रही है। इसको लेकर आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है, मगर डॉक्टर काम नहीं छोड़े हैं। वह काम करते हुए पीपी किट के ऊपर पट्टी लगाकर ये संकेत देंगे कि हम लोग ब्लैक डे मना रहे हैं और बाबा रामदेव की बातों को विरोध में हम बातें कर रहे हैं। कई डॉक्टर हैं जो योग और आयुर्वेद के साथ हैं मगर बाबा के खिलाफ हैं का भी टैग चल रहा है और ट्विटर पर भी बाबा खूब ट्रेंड किए जा रहे हैं। बाबा के समर्थक भी डॉक्टरों को खूब कहा सुनी सुना रहे हैं। सोशल साइटों पर भी जाकर देख सकते हैं आप। मगर बाबा रामदेव और आईएमए का जो टकराव है ये पिछले सप्ताह से जिस प्रकार से बढ़ा है इस कोरोना महामारी में, यह न केवल देश के लिए एक चिंता का विषय है। कोई आयुर्वेद को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कोई एलोपैथिक को, जबकि दोनों की अपनी अपनी अहमियतता है। और वहीं देश में कई प्रकार से इलाज करने की प्रक्रिया है। लोगों का विश्वास अलग अलग जगहों पर भी होता है, चाहे वह भगवान में हो या फिर झाड़ फूँक की भी एक विद्या है, उसकी भी अपनी एक पहुंच और पकड़ है। वहाँ पर भी लोग अपने जो परेशानी होती है वह ठीक कराने का प्रयत्न करते हैं। वहीं हेम्योपैथिक की भी एक जगह है और भी कई प्रकार के जो भी पैथिक हैं, जो भी इलाज की प्रक्रिया है वहाँ पर भी लोग जाकर अपना इलाज करवाते हैं। मगर फिलहाल डॉक्टरों और बाबा रामदेव का कहा सुनी से बढ़ते बढ़ते अब बातें 1000 करोड़ की मानहानि तक जा पहुँची है। अब देखना यह है कि बाबा इसको चर्चाओं में भंजा करके इसे व्यापार के रूप से देखते हैं या फिर डॉक्टर उन्हें फंसाने में पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी तरह से फंसा लेते हैं। यह देखने वाली बात है। बाबा पर कई बार आरोप लगे हैं कि वह डॉक्टरों का मखौल और मजाक उड़ाते हैं। 16 साल पहले भी बाबा चर्चाओं में आ चुके थे। मगर अब देखने और समझने वाली बात यह है कि लोगों का देश में बाबा रामदेव के प्रति समर्पितता का भाव देखा जाता है, क्योंकि वह राष्ट्र प्रेम की बातें करते हैं और न केवल भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जो बातें उनकी जो लच्छादार बातों में जो नज़र आता है, वहीं योग और आयुर्वेद के वह प्रतीक बन चुके इस देश में। जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 15 सालों में इस देश में बाबा रामदेव के प्रति और समर्थन में माहौल बना है, कहीं ना कहीं उन्हें इन बातों को लेकर व्यापार में फ़ायदा हो सकता है, इस पर कोई शक नहीं है। डॉक्टर बाबा रामदेव को परास्त करने में लगे हैं। बाबा रामदेव अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं कि हम डॉक्टरों को हरा कर रहेंगे। बाबा रामदेव का अब बयान कुछ बदला भी नज़र आ रहा है। 2 दिन पहले भी हमने सुना था कि बाबा रामदेव उस बयान को लेकर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा मतलब कि कई बातें अब उनकी बदल रही है डॉक्टरों के प्रति। मगर कई बार होता है कि इंसान गुस्से में कहीं कुछ कभी कुछ बोल जाता है और वो तो बाबा हैं, इसलिए डॉक्टरों को भी वह भाव समझा जाना चाहिए। एक बातें और कि बिहार में ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्याकांड का आज 9वीं बरसी है और आज 9 साल पूरा हो चुका है, मगर इस हत्याकांड में हत्यारा कौन है यह नहीं पता चला। वैसे बता दें, ब्रह्मेश्वर मुखिया का इतिहास अगर खंगालेंगे तो उन पर 200-250 लगभग आंकड़ा नहीं पता है, 277 हत्याओं का चार्ज उन पर लगा है, आरोप उन पर लगा है। 22 मामलों का संगीन और कुछ संगीन मामले और ऐसे 22 मामलों का उन पर आरोप है। उन पर यह आरोप है कि वह नरसंहार के नेतृत्व कर रहे थे। उन पर यह भी आरोप है कि वह कई हत्याकांडों में सीधे तौर पर शामिल थे। उन पर यह भी आरोप है कि वह कानून में उनके समर्थक हाथ में लेकर कानून तोड़ कर चलते थे। उन पर यह भी आरोप है कि कई हत्याएं उनके इशारे पर हुए हैं। अब उनकी जो 2012 में हत्या हुई 1 जून 2012, आज है 1 जून 2021, तो 9 साल हो गए। सीबीआई के पास भी यह मामला जाता है, उनके समर्थक और परिवारजन लेकर जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि कई सरकारें उनके पीछे लगी हुई थी मगर ऐसा नहीं हो सका, बाबा ब्रह्मेश्वर को नहीं पकड़ा जा सका, मगर नीतीश सरकार में ही उनकी हत्या हुई। कई लोग इसे सरकार की मिलीभगत भी बताते हैं, मगर यह भी सोची और समझे जाने वाली बात है, जो एक तरह से कही जाने वाली बात है कि यह एक जातीय संगठन का भी नेतृत्व कर रहे थे बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया, और कई लोग इन्हें किसान नेता के तौर पर भी जानते हैं। वैसे अगर
30 साल पहले के इतिहास में जाएंगे तो बिहार का राजनीतिक माहौल ही कुछ ऐसा बन गया कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड यहाँ पर ज़्यादा हो रहा था। इसलिए बाबा चर्चाओं में आते हैं और बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया के नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मेश्वर मुखिया इनका प्रचलित नाम है और बाबा भी कहकर कई लोग संबोधित करते हैं, इसीलिए हम इन नामों के साथ बाबा जोड़ रहे हैं। ब्रह्मेश्वर मुखिया का इतिहास यह है कि पहले यह कई बार इनके इंटरव्यू और कई बातों में पत्र पत्रिकाओं के जरिए भी पता चला है कि यह एक किसान नेता थे और किसान नेता के रूप में देश में उभर रहे थे। मगर कहा जाता है कि नक्सलियों के खात्मे के लिए बाबा ने हिंसा का रास्ता अपनाया, या कह सकते हैं कि अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मेश्वर मुखिया ने उसे प्रतिकार के रूप में लिया और अपनी रक्षा के तौर पर उन्होंने एक संगठन बनाया, रणवीर सेना। चर्चाओं में है, कई फिल्मों के जरिए भी इस रणवीर सेना को अलग अलग रूपों में दिखाने का प्रयास किया गया है। ब्रह्मेश्वर मुखिया वहीं पर से पॉपुलर होते हैं और ब्रह्मेश्वर मुखिया को पकड़ने के लिए पुलिस और सरकारें पीछे पड़ जाती है, मगर ब्रह्मेश्वर मुखिया को कोई पहचानता नहीं है। एक बातें यह भी उन्हें बचा ले जाती है कि उन्हें पहचानने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे। उनका कद 6 फीट से ऊपर था, ये सबको पता था। उस समय इतना फ़ोटो और वीडियो बनाने का प्रचलन नहीं था, इसलिए ब्रह्मेश्वर मुखिया उस समय बच निकलते थे और उनका जो सेना बनाया हुआ था, कई लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार का बातें हैं कि रणवीर सेना के द्वारा यह नेतृत्व किया गया और उनके जरिए किया गया। तो हमने बता चुके हैं कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में 90 के दौर से जो बना, उसी का कह सकते हैं कि एक तरह से कोई एक चीज़ होता है तो उसके चीज़ में प्रतिकार होता है, तो उसी के लिए यह संगठन कहा जाता है उनके समर्थकों का कि बना है। 1994 में इसकी काफ़ी डिमांड बढ़ जाती है और एक खास जाति भूमिहार जाति से यह आते थे और भूमिहार जाति का इसमें संगठनों का मतलब कि सहयोग भी मिला। उसी से हथियार और लाभ लश्कर से इन्होंने अपने संगठन को, रणवीर सेना को एक सेना के रूप में ढाला और सरकार के विरुद्ध जाकर उन तमाम नरसंहारों का कहा जाता है कि जो उनके जाति पर हमला करेगा उसको वह जवाब देने के लिए यह संगठन का उद्देश्य बन जाता है। और उसके बाद फिर कई नरसंहार बिहार में चलता है, छोटे बड़े, उसमें कई बहुत ही चर्चित नरसंहार है, बेलछी का हो या फिर बारे, सेनारी, बाथे, ऐसे कई नरसंहारों के जरिए बिहार लहूलुहान हो जाता है। कई नरसंहार ऊंची जातियों की तरफ से किया जाता है और कई नरसंहार बैकवर्ड और फॉरवर्ड यानी नीची जातियों की तरफ से किया जाता है। अब उसी में ब्रह्मेश्वर मुखिया का नाम आता है 277 हत्याओं का। 22 मामले ऐसे थे जो इन पर संगीन रूप से चल रहे थे। 9 साल जेल में रहे। 2011 के जुलाई में इन्हें छोड़ दिया जाता है, जेल से रिहा होते हैं, मगर 2012 1 जून इनकी आखिरी दिन होती है और तबातोड़ सुबह जब ये घूमने के लिए निकलते हैं तो यह गोलियां चला दी जाती हैं। उसके बाद फिर जब इनका पार्थिव शरीर को जब पटना लाया जाता है तो जिस प्रकार से उनके जाति के नेता निकल कर आते हैं और उनके जाति के ही नहीं और अलग अलग जाति के भी लोग भी इनके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने जेल से निकलने के बाद किसान संगठन बनाया था और ये इनका कहना था कि हमारा उद्देश्य है कि देश में एक ऐसा किसान संगठन हो जो किसानों के हित की बात करे और किसानों की बात करे, क्योंकि ये अपने फसल बचाने के लिए ही पहली लड़ाई लड़े थे। यह भी इनके गांव वाले लोग बताते हैं। इनके फसल को जला दिया गया था। इनके गांव के आसपास के लोगों को फसल बचाना नक्सलियों से काफ़ी मुश्किल हो रहा था, इसलिए रणवीर सेना का जन्म होता है। ये कुछ कहानियाँ थी जो हम बताकर यह बताना चाह रहे थे कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के समर्थक क्या कह रहे हैं और उनके पीछे बैकग्राउंड क्या है। जब इनका डेड बॉडी आ रहा था तो यहीं पर पटना में बिहटा में जब सीपी ठाकुर वहाँ पर पहुँचते हैं और भी कई भूमिहार के नेता वहाँ पर कहा जाता है कि पहुँचते हैं, उन पर इनके समर्थक गुस्सा हो जाते हैं और राजनीति नहीं करने का आरोप लगाते हैं। ब्रह्मेश्वर मुखिया के सबसे दूर जाने के लिए उन नेताओं को कहते हैं, जबकि डॉक्टर सीपी ठाकुर पद्मश्री से नवाजे गए हैं, WHO ने इन्हें भी अवार्ड दिया है। ये बातें वो समर्थक भूल जाते हैं। कई बातें हैं, उस समय के DGP भी जाते हैं, कहा जाता है कि उनके साथ भी धक्का मुक्की या कुछ ऐसा बर्ताव किया जाता है, क्योंकि उस समय किसान नेता और कई लोगों का कहना है कि एक तरह से रणवीर सेना के अध्यक्ष सुप्रीमो की हत्या हुई थी। लोग आक्रोशित थे, लोग नाराज़ थे। लोगों का कहना था कि सरकार ने यह कराया है
मगर देखने और समझने वाली बात यह है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जब उस हत्याकांड के पर्दा के ऊपर से कोई पर्दा नहीं हटा पाता है, तब यह आरोप और भी गहरा जाता है कि सरकार की संलिप्तता कितनी होगी और सरकार पर क्यों न उस मंशा से शक किया जाए। आखिर 9 साल इस मामले में कैसे लग जाते हैं। कई ऐसे हत्याकांड हैं जिसमें सरकार के मिली भगत से उसे दबा दिया जाता है या फिर छुपा लिया जाता है। इसके हत्या करने वाले पर 10 लाख का इनाम भी है, मगर वह सभी अभी तक कोई हत्यारा ही तय नहीं हुआ है, तो सज़ा की बात कहाँ से होगी। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। इस प्लेलिस्ट में हम देश की 3 खबरें लाएंगे, उसके ज़रिए हमने ये खबरें सुनाने का प्रयास किया। सेंट्रल विस्टा पर क्या चल रहा है और बाबा रामदेव और डॉक्टरों के बीच में जो एक तरह से कह सकते हैं कहासुनी से शुरू हुई और 1000 करोड़ मानहानि पर बाबा पर जाग लगा है, और बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया पर भी हमने सुना कि क्या कुछ इनकी हकीकत है और क्या कुछ बातें इनके समर्थक कह रहे हैं। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। आप देख रहे होंगे झकास भारत, तो ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी तमाम खबरें हम सुनाते रहेंगे, देश विदेश तक की भी खबरें हम लाने का प्रयास करेंगे। बिहार की खबरें, बिहार की जुड़ी हुई राजनीतिक खबरें की एक अलग प्लेलिस्ट है। झकास भारत को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद।